नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आरआरबी एनटीपीसी आपका जो 5 और 6 जून को जो पेपर हो गया है, अगर आपने ध्यानपूर्वक थोड़ी एनालिसिस की है, जिनका पेपर नहीं हुआ है और जो स्टूडेंट ने पेपर दे के आए हैं, इस बार 6 जून को क्या हुआ है कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी पॉलिटी से तो देखिए 4 सवाल मिनिमम आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, जिनमें से 3 सवाल केवल फंडामेंटल राइट्स से ही पूछ लिए गए हैं। तो चलिए फंडामेंटल राइट्स को फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेंगे, हर एक आर्टिकल को देख लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने जो 50 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट आपको बतलाया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग है और विथ नोट्स भी देख सकते हैं। हर एक चीज को आपको सेंड कर दिया गया। तो जो भी आप भी चाहते हैं कि ये 50 टॉपिक जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जहां से 25 सवाल, देखिए 40 में अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है, 25-26 ही सही करके आ रहे हैं। तो अगर आप केवल अभी बचे हुए समय में 50 टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं और जो चाहते हैं करना, वो आप हमारे से इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, जिसका फी 200 है ओनली। और हैंड रिटन हर चीज लिख दी गई है, तो आप उसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। टॉपिक अगर बात किया जाए टोटल पेजेस, तो भाई देखिए मौलिक अधिकार को अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 पेज, तो हर टॉपिक 2 से 3, 3 से 4, मतलब अकॉर्डिंग टू टॉपिक है। ऐसा नहीं कि उड़ा भी दिया गया, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख दी गई है। तो बिना देर किए हुए चीजें स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स को बहुत डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन जो चीजें आपसे पूछी जाएगी उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। कुछ चीजों को पहले समझ लीजिए। बात कर रहे हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स की, यानी हिंदी में कहेंगे हम लोग इसको मौलिक अधिकार। यानी एक वर्ड आपको समझ में आ रहा क्या है, वो है अधिकार की बातें हैं। अब ये अधिकार आई कैसे है, तो देखिए एक चीज का तो ये लॉजिक है अधिकार का, कि जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है ना, तो फिर आप क्या करते हैं, बेबाक रूप से बाहर आते हैं, युद्ध करते हैं, विद्रोह करते हैं, क्रांति लाते हैं और आप अपना मांग रखते हैं। और जब आप जीत हासिल कर लेते हैं तो आपको मांग के रूप में क्या मिलता है, आपको अधिकार। और जो आपके ऊपर शोषण कर रहा था उसके अधिकार में कमी आती है और आपके अधिकार में वृद्धि होती है, यही है ना। तो उसी प्रकार समझिएगा, दो चीज है आपका यहाँ पे, दो चीज के बीच में आपका ये आएगा मौलिक अधिकार, यानी ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये है हम और आप, आम जनता। और सबसे ऊपर रेड कलर से दिखाया जाए तो ये है कौन भाई, सरकार। ठीक है, सरकार को क्या चाहिए, पावर चाहिए। सरकार को क्या चाहिए भाई, पावर चाहिए, ताकि वो हमारे ऊपर क्या कर सके भाई, शोषण कर सके हमारा, है ना, हमारे ऊपर राज कर सके। और अगर बात कर लिया जाए हमें क्या चाहिए भाई, तो हमें अधिकार चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर सरकार को, ठीक है, 100% अगर पावर मिल जाती है तो भाई यही हो जाएगा क्या, निरंकुश सरकार, हिटलर वाली सरकार। यानी कि किसी की कोई चीजें ना तो सुनेगी, ना वो संविधान के तहत चलेगी। अब वो क्या भाई, आपके ऊपर जो मन, जब मन, जैसा नियम, जैसा कानून आपके ऊपर थोपा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सरकार को क्या चाहिए दोस्त, सरकार को चाहिए सर पावर। और यही बात कर ले जनता की, तो जनता को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए अधिकार। अब एक बात बतलाइए, अगर अधिकार जनता को पूरा मिल जाए तो भाई जनता भी तो वैसे ही ना अराजकता जैसी सिचुएशन फैला देगी देश में। तो अब 100% ना तो सरकार को पावर देना है और ना ही पूरा का पूरा अधिकार जनता को देना है। इसीलिए इतना अधिकार, इतना शक्ति सरकार को देना है, कितना नहीं देना है वो डिसाइड कौन करेगा। यहाँ पे बीच में आएगा आपका, फंडामेंटल राइट्स को हटाइए अभी, यहाँ बीच में आपका कौन आएगा, यहाँ आएगा आपका बीच में संविधान। ठीक है, ये संविधान डिसाइड करेगी सरकार को कितना पावर, कितना अधिकार देना है, जो शासन करेगी जनता के ऊपर। और यही संविधान डिसाइड करेगी कि कितना अधिकार, यानी कि जो आप आज पढ़ने वाले ना फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ मेंशन है, हमारे संविधान में। तो ये हमें अधिकार दे रहा है कौन, हमारा संविधान, कि आप, अगर आपके ये अधिकार हैं, जैसे बोलने का अधिकार है, अगर आपके बोलने पे कोई रोक लगा रहा तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ सीधा आप जुडिशियरी सिस्टम यानी कि कोई भी कोर्ट आप जा सकते हैं। तो ये आपका अधिकार है, संविधान ने दिया है। और सरकार को पावर भी है, पावर ये है कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स के अलावे कुछ और ऐसा कार्य करते हैं तो सरकार आपको पनिश कर सकती है। समझ में आ गया, पढ़ने वाले क्या है, फंडामेंटल राइट्स को, तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए
एक एक करके चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है, आपका क्वेश्चन बन जाना यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट्स किस भाग में आता है, तो भाग 3 में। भाग 2 में क्या है दोस्त, सिटीजनशिप है, और भाग, हाँ जी, सिटीजनशिप यानी नागरिकता है। और भाग 1 में क्या है आपका, राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र, है ना। तो भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकार को। और मौलिक अधिकार की बात की जाए हमने कहाँ से ली है, तो भाई सोर्स है ये हमारा यूएसए। अब एक बात को समझिएगा कि ये यूएसए का, अगर सॉरी यूएसए बोल रहा हूं, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूं ना, चलिए यहाँ जाइए, थोड़ा सा मैं डिटेल कर रहा हूं। फंडामेंटल राइट्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अगर देखा जाए तो ये हुई है इंग्लैंड से। एक स्टोरी है 1215 की, जिसे आप लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। यानी कि जब भी कोई बात होगी ना, या किसी को भी अधिकार मिलती है, तो उसको कंपैरिजन किया जाता है मैग्ना कार्टा से। ऐसा इसीलिए क्योंकि 1215 में जो राजा थे इंग्लैंड के, वहां पे जो जमींदार हुआ करते थे ना, जमींदारों ने राजा के ऊपर इस तरह का, मतलब समझिए कि विद्रोह कर दिया कि उनको अधिकार दिया गया था राजा के द्वारा। यानी राजा के अधिकार में कमियां आई थी और जो जमींदार थे वहां के, उनके अधिकार में वृद्धि हुई थी। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता। तो इसी प्रकार से जब भी कोई अधिकार की बात होगी तो उसका कंपैरिजन हम लोग मैग्ना कार्टा से करते हैं। अब बात यह है कि सर इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन हम लिए किसके संविधान से है, तो याद रखिएगा यूएसए के संविधान से। दो सवाल बनता है, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। फंडामेंटल राइट्स की जो उत्पत्ति है मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह आपको जानकारी मिलेगी भी नहीं। जो मूल अधिकार है यानी कि जो फंडामेंटल राइट है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत कहाँ, इसकी नींव कहाँ से रखी गई थी, इंग्लैंड के 1215 में जो मैग्ना कार्टा आया था, ठीक है। और यूएसए में तो बाद में 1791 में मौलिक अधिकार आया, और वहां पे मौलिक अधिकार के नाम से नहीं आया था, वहां पे क्या आया था, बिल ऑफ राइट्स के नाम से आया था, ठीक है। यही यूएसए का अपना मौलिक अधिकार है, क्या नाम है, बिल ऑफ राइट्स। लेकिन हमने यूएसए से ही क्यों लिया अपने संविधान में, आपको पता है कि हमारे जो संविधान निर्माणकर्ता थे, उन्होंने हर देश के संविधान को पढ़ा और उसकी जो अच्छाइयां थी, जो कमियां थी, उसको दूर किए और अच्छाइयों को अपने संविधान में ऐड ऑन किया। तो जब हम इंग्लैंड के संविधान को पढ़ रहे थे तो वहां भी तो फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकार थे। और जब 1791 में बिल ऑफ राइट्स लाया गया यूएसए के सरकार के द्वारा और उसको अपने संविधान में ऐड किया गया, यही उसका मौलिक अधिकार बना। तो हमने इसको छोड़ इसको क्यों अपने संविधान में लिया, यानी कि अमेरिका के संविधान के कंसेप्ट को, संविधान के मौलिक अधिकार के कंसेप्ट को क्यों ऐड ऑन किया। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि इंग्लैंड के संविधान में जो मौलिक अधिकार की जो चर्चा की गई है ना, कुछ भी लिखित रूप से नहीं है। मतलब इसका ये है, इंग्लैंड की सरकार का कहना यह है कि आपको जो करना है आप करिए, ठीक है, लेकिन जो इंग्लैंड की जो प्रथाएं हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लैंड की जो रीति रिवाज हैं, इंग्लैंड की जो परंपराएं हैं और उनकी जो भी नियमें हैं, बस इन 4 चीजों का आपको उल्लंघन नहीं करना है। इसके अलावे आपको जो करना है करिए। मतलब कुछ फंडामेंटल राइट जैसे अभी आप पढ़ेंगे ना, तो समानता का अधिकार, ठीक है। आप 7 फंडामेंटल राइट्स मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 7 नहीं, अब तो 6 है हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट्स है। हालांकि 7 से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यानी कि टाइप बाय टाइप, यानी कि 6 टाइप्स में फंडामेंटल राइट्स को आप देखते हैं हमारे संविधान में। तो ऐसा कोई टाइप्स वाइज यहाँ पे इंग्लैंड में नहीं है फंडामेंटल राइट्स, समझ में आया। लेकिन जब बात होगी बिल ऑफ राइट्स अमेरिका की, तो अमेरिका का जो मूल अधिकार है ना, ये लिखा हुआ है बिल ऑफ राइट्स, ठीक। इसमें पूरे टाइप्स बाय टाइप चीजें लिखी गई है कि क्या क्या अधिकार है, यानी कि बिल ऑफ राइट ही उनका एक मौलिक अधिकार था। इसलिए मैं बार बार बिल ऑफ राइट्स कर रहा हूं, वहां फंडामेंटल राइट्स वर्ड यूज नहीं किया गया, ठीक है। यानी बिल ऑफ राइट्स के तहत ही उनको वहां के जनता को अधिकार दिया गया। तो इसीलिए भारत भी क्या किया भाई, इसके इंग्लैंड की जो मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट हमने नहीं लेकर, हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से अपने फंडामेंटल राइट्स को हमने अपने संविधान में ऐड किया, ठीक है। तो जो मूल अधिकार की जो व्यवस्था हमने कहां से ली, अमेरिका से ली। अब इसके पीछे देखिए एक और रीजन को समझिए, क्योंकि अब देखिए हमने अमेरिका से लिया है तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का पूरा टाइप बाय टाइप चीजें लिखी होगी। अब जरूरत के अनुसार हम इसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत तो बदलाव कर ही सकते हैं। मूल अधिकार की व्यवस्था में हम कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ चीजें हटा सकते हैं। जैसे आपने देखा संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकार से हटाया,
इसके पीछे के कई सारे रीजन है, हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ चीजें लिखी ही गई नहीं है भाई, तो यानी कि आप यहाँ क्या ही हटाएंगे और क्या ही ऐड ऑन करेंगे। तो रीजन समझ में आ गया। बस देखिए ज्यादा बहुत चीजें हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने में। जब बीपीएससी जेपीएससी की क्लास लेवल पे हमने जाकर के क्लासेस लिया है, तो आप जब देखेंगे तो खैर वहां उतना हम लोग ना जा करके यहीं से चीजों को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए भाई यहां समझ में आ गया ना। देखिए दो चीज यहां से पूछता है। फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत इंग्लैंड में 1215 मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। कोई भी अधिकार जब भी किसी देश में कहीं भी मिलेगी तो उसका कंपैरिजन मैग्ना कार्टा से ही किया जाता है। क्लियर है दोस्त? चलिए, और हमने लिया कहां से? तो अमेरिका से लिया। इतनी चीजें क्लियर है तो बताइए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आर्टिकल कहां से कहां फंडामेंटल राइट, तो 12 से 35 तक जो है आपका किसकी जो चर्चा की गई, किसकी चर्चा की गई? तो भाई फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। चलिए अब याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ था तब कितने फंडामेंटल राइट्स है? तो 7 फंडामेंटल राइट्स। और प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल राइट है? तो 6। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जब संविधान हमारा लागू हो रहा था, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, तो उस समय जो संविधान जब हमारा लागू हुआ तो कितने हमारे पास मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन अभी कितने हैं? 6। तो 6 में कौन कौन है समझिए। आर्टिकल 14 से 18 में जो है आपका राइट टू इक्वलिटी, यानी क्या है आपका? समानता का अधिकार। क्या है मेरे भाई? 14 से 18 एकदम याद करते चलिए, अभी घर में बैठ कर कुछ चीजें याद नहीं करनी है, ठीक है ना। 14 से 18 क्या है आपका? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता से अधिकार। यानी कि हम लोग 14, 15, 16, 17, 18 जो आर्टिकल देखेंगे वो हम लोग समानता की बातें करेंगे। 19 से 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। हमें समानता मिल जाएगा, फिर हम बात करेंगे हमें स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, 19 से 22 में आ जाएंगे। 23 से 24 में फिर हम क्या करेंगे भाई? जो शोषण है ना उसके विरुद्ध अधिकार हम डिमांड करेंगे कि हमारा शोषण ना हो, हमारा ऐसा अधिकार हमें मिलना चाहिए। 23 से 24 एक बार फिर से। समानता हमें भाई पहले समता चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी चाहिए 14 से 18, फिर स्वतंत्रता फ्रीडम चाहिए 19 से 22, फिर हमें शोषण एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमें राइट्स चाहिए, यानी कि अधिकार चाहिए 23 से 24। फिर आगे चलेंगे 25 से 28, जहां पे हम बात करेंगे धर्म से रिलेटेड हमें स्वतंत्रता। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर कि ये धर्म को मानने के लिए हम बाधित हो। फिर अब हम धर्म की बात करने लगेंगे। याद करते चलिए, यही तरीका है याद करने का। 25 से 28। और फाइनली 29 से 30 जो होगा आपका राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चर, यानी कि अब जब हम धर्म से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बातें करेंगे। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार कहां से चलेगा? 29 और 30 आर्टिकल। धर्म से 25 से 28, 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और फाइनली आर्टिकल 32 जो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, याद हो गया। 32वां आर्टिकल 32 में कौन सा अधिकार फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इसी को क्या कहा था भाई? संविधान की आत्मा भी कहा था। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? बी.आर. अम्बेडकर राव के तरफ। चलिए यहां से आगे बढ़िए, एक बार फटाफट चीजों को देखते हैं, याद हुआ कि नहीं आपको, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले भाई हम किसका मांग करेंगे? समानता की, यानी कि इक्वलिटी की। जो आर्टिकल चलेगा कहां से कहां? 14 से 18 चलेगा। समानता मिल जाएगा तो फिर हम फ्रीडम की बात करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता की बात करेंगे। हम लोग आर्टिकल चलेंगे कहां से कहां? तो आर्टिकल 19 से लेकर के कहां चलेंगे? 22 तक। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग फिर सही चल रहा है कि नहीं। 19 से 22 तक चलेंगे। जब हमें स्वतंत्रता मिल गई भाई, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे भाई? हम लोग शोषण के विरुद्ध हम लोग अधिकार की मांग करेंगे, यानी एक्सप्लॉयटेशन के, शोषण के विरुद्ध अधिकार मांगे चलेंगे। 23-24 आर्टिकल चलेगा। फिर हम लोग धर्म से रिलेटेड धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करेंगे, 25 से 28 चलेंगे। फिर इसके बाद सामाजिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार की बात होगी, आर्टिकल 29 और 30 होगी। और आर्टिकल इसके बाद आपका कौन था? एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ठीक है, यही है आर्टिकल 32। क्या हो गया? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 6 फंडामेंटल राइट्स। 29 से 30 राइट टू एजुकेशनल, शिक्षा से संबंधित अधिकार, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जो 7वां फंडामेंटल राइट था हमारा वो था आपका आर्टिकल 31, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 29, 30 है और 31 मिसिंग है। तो एक्चुअली आर्टिकल 31 छठा फंडामेंटल राइट है, जिसको अब हटा दिया गया है। अब जो संपत्ति का जो अधिकार है ना, इसको अब क्या कर दिया गया है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टीज को क्या किया गया है? इसको अब एक संवैधानिक अधिकार बना लिया गया। समझिएगा, 2 वर्ड है।
जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये मौलिक अधिकार ना होकर के अब ये कौन सा अधिकार बन चुका है, संवैधानिक अधिकार बन चुका है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बन चुका है। यानी कि अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को संविधान में लिख दिया गया है। और कहां लिखा गया, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 300A में। और कौन सा संविधान में संशोधन करके, क्योंकि जब भी हम संविधान में कुछ चीज को ऐड ऑन करते हैं या कुछ चीजों को हटाते तो हमें संशोधन करना पड़ता है। तो हमने कौन सा संशोधन किया गया था, आर्टिकल 368 याद करिए, जहां पे हमें प्रस्ताव दिया गया है कि हम संविधान में कोई भी क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 300A में हमने संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार था उसको हमने क्या बना दिया, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। यानी भाई मेरे दोस्त एक ये बन चुका है, अब संविधान का कानून बन चुका है, ठीक है। अब एक बात को समझिए कि आपकी कोई भी संपत्ति है, अब एक चीज को गौर करिए, अब ये आपका अधिकार नहीं रहा। क्या, कैसे नहीं रहा, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा मिसकंसेप्शन जो चीजें हैं उसको मैं दूर करता हूं। संपत्ति का अधिकार अब क्या रहा, संपत्ति का जो अधिकार आप जिसको कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। अब ये क्या हो गया सर, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गया, यानी कि संवैधानिक अधिकार हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स होता ना, अगर ये आपका फंडामेंटल राइट्स होता तो अच्छा, एक चीज और समझिए, सरकार के 3 अंग आपको पता होंगे, एक होता है आपका कार्यपालिका और एक होता है आपकी विधायिका, बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया पॉलिटी, और एक होता है आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को हटाइए, इसका काम नहीं है अभी, इसीलिए 3 अंग आपको पता चल गया। कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या होता है, संबंध होते हैं। संबंध होने का मतलब भैया ये कि जो अच्छा विधायिका का काम क्या, पहले ये बताइए, विधि बनाना यानी कानून का फॉर्मेशन करना, और इसका काम क्या है, कानून को लागू करेगा। तो भाई लागू करने वाला कौन है, यही MP होते हैं जो यहाँ पे चुन करके आते हैं, है ना। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स तो होता तो कार्यपालिका और विधायिका कोई भी आपके संपत्ति के अधिकार को छीन नहीं सकता था। लेकिन जब ये संवैधानिक अधिकार बन गया है तो कार्यपालिका, तो यानी कार्यपालिका समझ में आ रहा ना, जो कानून को लागू, जो प्रशासनिक अधिकार मतलब अधिकारी लोग जो हैं वो आके आपके संपत्ति को नहीं छीन सकती है। कौन छीन सकती है, आपकी विधायिका छीन सकती है, ठीक है। कौन छीन सकती है, विधायिका छीन सकती। कैसे, तो कानून बना करके, ठीक है। कानून बना करके या तो आपकी संपत्ति को छीन सकती है या फिर आपको संपत्ति दिला भी सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा अपने झारखंड का, आपने एक जगह का नाम सुना होगा जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में झरिया है। अब वहां पे क्या पूरा मतलब कि लैंडस्लाइड हो रहा है कोयले का खनन होने के कारण। तो वहां पे जितने लोग थे, जितने घर थे भाई, अब उनकी क्या गलतियां, तो उसके लिए सरकार क्या करे, उनको संपत्ति, उनका संपत्ति है तो भाई उनको संपत्ति मिल रही है। सरकार अब ये कानून बना करके सरकार उनको आवाज बना करके दे रही है, ठीक है। तो या तो आपसे संपत्ति कौन, ये विधायिका छीन भी सकती है या फिर आपको दे भी सकती है। तो अब आप ये नहीं कर सकते भाई संपत्ति ये हमारा आपका नहीं है। हाँ, कार्यपालिका, आप कार्यपालिका से बोल सकते हैं कि आप हमारा नहीं छीन सकते, लेकिन विधायिका कानून बना करके छीन सकती है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि 1947 जब भारत आजाद हुआ और 1947 से लेकर के 1977 तक सरकार किसकी रही भाई, गांधी परिवार यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। और फाइनली 1977 वाला जो साल आप देख रहे हैं जहां पे आपका किसका सरकार आया, जनता पार्टी की सरकार, यानी एक अपोजिशन पार्टी की सरकार बनी। किसकी, जनता पार्टी की सरकार बनी। और अगर जनता पार्टी का विचारधारा देखा जाए तो इनका विचारधारा कैसा था, समाजवादी। समाजवादी मतलब ये होता है कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। अब जब यहाँ संपत्ति का अधिकार, एक मौलिक अधिकार, किसी के पास संपत्ति अधिक है तो भाई ये अमीरी गरीबी तो बनी रहेगी। आप कहेंगे भाई मेरे पास इतना संपत्ति है वो गरीब के पास है, तो वो अमीरी गरीबी की जो खाई है वो कम नहीं होगी। तो सबसे पहले यही जनता पार्टी ने ही ये विचारधारा रखी, क्योंकि इनका जो विचारधारा रहा समाजवादी कि भैया अमीरी और गरीबी की खाई को क्या करना है, कम करना है। पहला चीज तो ये रीजन दिया इन्होंने। दूसरा रीजन ये दिया इन्होंने कि देश में अगर हमें विकास करना है, गति देना है देश को, तो भैया हमें संपत्ति के अधिकार जो है ना ये बहुत बड़ा बाधक डाल रहा है। जैसे कि आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल कि आप किसी कॉलोनी कृष्णा नगर में अगर आप रह रहे हैं तो उस कृष्णा नगर की जो रास्ता है वहां से कोई एक रेल लाइन की पटरी बिछा दे जाने से जो आपको एक गंतव्य से एक गंतव्य जाने में 6 घंटे का समय लग रहा था, उस रेल के पटरी के बीच जाने से 2 घंटे यानी 4 घंटे का समय कम। तो भैया देश का विकास होगा कैसे, तो देखिए जितने बिजनेस में से रॉ मटेरियल ये 6 घंटे में भाड़ा लग रहा, समय लग रहा, ये अब 2 घंटे में कम समय में कम पैसे में आवागमन हो पा रहा होगा, ठीक है।
तो अब ये कृष्णानगर आपकी अगर संपत्ति है, ठीक है, यहाँ पे सब लोगों की संपत्ति अगर मौलिक अधिकार है तो सरकार इसको कैसे ही भाई आपसे छीनेगी, नहीं छीनेगी। इसीलिए कहा गया जनता पार्टी के द्वारा ये सुझाव, दो सुझाव रखा, एक तो अमीरी गरीबी की खाई कम होगी और दूसरा देश के विकास के लिए ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको क्या किया जाएगा, संवैधानिक अधिकार बना दिया जाएगा। यानी कि संविधान में एक कानून होगा, आर्टिकल 300A में रखा गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए ये सारी चीजें। दूसरा एक और मिसकंसेप्शन है कि अगर आपका सरकार संपत्ति छीनेगी तो जरूरी नहीं है कि भाई आपको उसके बदले कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होगी। ऐसा मुआवजा सरकार चाहे तो दे देगी या ना चाहे तो भी आपको नहीं दे सकती है, डिपेंड करती है सरकार के ऊपर। लेकिन हाँ, जनरली देखा जाता है कि मिल जाता मुआवजा। रीजन ये है कि भाई सरकार को अपना फिर से नेक्स्ट टेन्योर भी कंटिन्यू करना है, सरकार में आना है तो उनको वोट भी लेना, तो बस यही कारण मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा कहीं जिक्र कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है कि आपकी संपत्ति के बदले आपको सरकार मुआवजा देगी ही देगी, ऐसा कोई जिक्र संविधान में नहीं है या कोई कानून में व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो आपकी संपत्ति कार्यपालिका से तो सुरक्षित है लेकिन विधायक यानी एग्जीक्यूटिव से तो सुरक्षित है लेकिन लेजिस्लेटिव से सुरक्षित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये ठीक है, यहाँ तक बेसिक बहुत सारी डिटेलिंग है लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे अब। चलिए यहाँ से सवाल बनता है इसलिए मैंने, क्योंकि एनटीपीसी में अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका एक संवैधानिक अधिकार बन चुका है, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। यानी एक लीगल राइट यानी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। किसकी सरकार थी भाई, मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार थी। आगे बढ़िए अब। अच्छा यहाँ से चलिए कुछ चीजें यहाँ पे आपको नहीं लिखा है मैंने, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से भी आपका, और नहीं तो भाई आगे आपको याद नहीं होगी अगर मैं नहीं बताऊंगा। तो देखिए जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 12 से लेके 35 तक है ना। 14 से 18 आपका स्टार्ट हुआ क्या, समता का अधिकार, याद करिए। 18 के बाद आपका कहाँ से कहाँ चला, 19-20 चला आपका, 19 से 22 तक आपका चला क्या चीज, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 22 से लेके 23 और 24 आपका क्या चला भाई बताइएगा, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार चला आपका। फिर 25 से लेकर 28 तक आपका धर्म से रिलेटेड अधिकार मिला, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार मिल गया आपको 29 और 30 में। 31 जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको संवैधानिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 300A में रख दिया गया। और 32वां आर्टिकल जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका छठा फंडामेंटल राइट्स हुआ। ठीक है, तो अब समझिए 14 से 18 यानी कि देखिए, यानी यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, 14 से 18 यानी कि 2 आर्टिकल लोग पढ़ते नहीं है ना पढ़ाते हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 यही मेन है। आप इसको समझिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। सबसे पहले तो आर्टिकल 12 को समझिए, 12 को समझना जरूरी है। आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है इसको आपने पढ़ा है कभी नहीं? देखिए क्या लिखा गया आर्टिकल 12 में, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है राज्य के बारे में। यहाँ क्या चीज डेफिनेशन दिया गया है, राज्य के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। राज्य की परिभाषा का मतलब क्या है, क्योंकि इस पॉइंट को समझना जरूरी इसीलिए ना, क्योंकि जब आप आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे समता का अधिकार यानी कि आपको समानता का अधिकार दिया जा रहा है, तो उसमें यह वर्ड लिखा जाता है कि राज्य आपके जो मौलिक अधिकार है यानी कि समानता का जो अधिकार है, आपका राज्य आपका हनन नहीं कर सकता है, ठीक है, या उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो राज्य कौन राज्य, तो राज्य आप किसको बोलेंगे, आप राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का समझ रहे नहीं? तो आर्टिकल 12 में साफ साफ शब्दों में इसको डिफाइन किया है कि राज्य का मतलब, तो देखिए 2 प्रकार से डेफिनेशन इसका दिया गया। एक जो राजनीति विज्ञान कह सकते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, राजनीतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग, तो इनका परिभाषा देने का 4 स्तंभ है। एक तो भाई उस देश की अपनी क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा उसकी अपनी एक सर्टेन भूमि होनी चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए, एक प्रकार से समझिए कि एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि वहां अपनी सरकार होनी चाहिए। और चौथा संप्रभुता यानी कि उस देश की जो सरकार है वो इंडिपेंडेंट हो कोई भी डिसीजन लेने की। तो ये चारों चीज हम लोग सर्टिफाई करते हैं, तो हम लोग क्या हो गए भाई, हम लोग एक राज्य यानी क्या हो गया, देश के मतलब राज्य का मतलब समझ रहे हैं, देश हो गया एक प्रकार से। और दूसरा जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, जो संविधान के अकॉर्डिंग जो बातें लिखी गई है कि राज्य किसको बोला जा रहा है, जो आपका भारत सरकार है, ठीक है। यानी आपका राज्य के अंदर जो जो डेफिनेशन में आ रहा है, आपकी भारत सरकार हो गई। भारत की जो संसद है, भारत की संसद का मतलब समझ जाइए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हो गए MP, ठीक। इसके अलावे राज्य में कौन आ गया, आपके
प्रत्येक राज्य की सरकार, ठीक है, राज्य की सारी सरकार और राज्य की विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद यानी वहां पे कौन है, एमएलए और सारे दोनों एमएलए और एमएलसी, क्लियर है। और इसके अलावे जो स्थानीय यानी कि लोकल पंचायत में जो देखते हैं स्थानीय प्राधिकारी, और इसके अलावे अन्य प्राधिकारी यानी कि जितनी सरकारी कंपनियां हैं और उसमें काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी है, ये सभी राज्य के परिभाषा के अंदर आती है। हमने क्या बताया सर कि आर्टिकल 12 हमें क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो राजनीतिक विज्ञान के अकॉर्डिंग तो ये 4 परिभाषा है, और राज्य के अंदर कौन कौन आ रहा है, भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य की विधानमंडल, जितनी सरकारी कंपनियां हो गई, और जो स्थानीय प्राधिकारी यानी कि जो लोकल पंचायत यानी कि स्थानीय सरकार, ये सभी राज्य के तहत है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी भी अगर है और ये अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है या आपको रोक रहा है आपके अधिकार से, तो आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य के तहत आता है। ठीक है, ये आर्टिकल 12 में है। और आर्टिकल 13 आपको समझने की जरूरत नहीं है, एनटीपीसी का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं इसीलिए, ठीक है, वो जेपीएससी बीपीएससी के लिए काफी डिटेलिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 14 to 18, यानी ये रहा आपका आर्टिकल 14 to 18, क्या है आपका, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार ही मेनली इसको बोला जाना चाहिए। पॉलिटी के अगर सही शब्दों में चयन किया जाए तो समता होता है ना कि समानता, क्योंकि समता और समानता के बीच में भी डिफरेंस है मेरे दोस्त, ठीक है। तो उतना आपको डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इंटरव्यू में बैठना नहीं है। तो आर्टिकल 14 to 18 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। तो 14 से 18 जितना आर्टिकल मिलेगा समानता की बातें होंगी। तो चलिए आर्टिकल 14 देखिए, यहां से 2 सवाल आपके पूछे जाएंगे आर्टिकल 14 में। क्या पहले है ये समझिए, आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है इसको समझिए। अच्छा चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसको खत्म करते हैं समानता का अधिकार, क्योंकि कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ लिखा नहीं गया, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आर्टिकल 14 में लिखा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता एंड विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष, इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है। चलिए इसके मतलब को अब हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है ना। चलिए इसके मतलब को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि अब इसको रटेंगे भाई तो कितना रटेंगे, अगर एक बार समझ लीजिएगा तो फिर आपको रटने की आवश्यकताएं नहीं पड़ेगी। देखिए विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि कानून की दृष्टि में, ठीक है ना, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे, बराबर होंगे। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब कि कानून जो है, यानी जो कानून बनाया गया है, सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण देगी। देखिए यहाँ नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया आर्टिकल 14 में। और व्यक्ति मतलब कि इसमें देश का नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो चाहे नागरिकता विहीन हो, उसके पास कोई भी देश का नागरिक नहीं है, तो भी सरकार जो है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी एक जो आपका केस जो चला था ना, ये अफजल गुरु वगैरह, ये सब जो भी चीजें थी, तो उनको समान संरक्षण दिया गया। उनके पास वकील नहीं तो उनको सरकार ने वकील दिए, लेकिन उनका जुर्म इतना बड़ा था, तो खैर वो सब खैर हटाइए। तो ये हो गया आपका विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के तहत क्या होंगे भाई, सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा, यानी कि सभी को बराबर रखा जाएगा और सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। तो ये जो विधि के समक्ष समानता जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये आपसे पूछेगा कि ये हमने किस देश के संविधान से अपने संविधान में ऐड ऑन किया, तो ये हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है और ये हमने यूएसए के संविधान से लिया। अब इसका अलग बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, इसको छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैंने यहाँ करवा दिया। चलिए आर्टिकल 14 क्लियर हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्लियर है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आर्टिकल 14 में पूछा, देखिए 2 चीजें, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि आर्टिकल 14 हमने किस मतलब देश के संविधान से लिया, तो ब्रिटेन कह दीजिएगा, लेकिन ये वर्ड अगर इस्तेमाल कर ले विधि के समक्ष समानता, तो इंग्लैंड, और विधि के समान संरक्षण पूछ ले तो ये अब बोलेंगे अमेरिका। चलिए आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 क्या बोला गया है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन मैटर ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस एंड जेंडर। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा,
कोई भी जाति, कोई भी नस्ल, कोई भी जन्म स्थान और लिंग, ये 5 है, ये पांचों याद रखिएगा। इन पांचों के आधार पर लिंग, जन्म स्थान, अब कोई भी लिंग के हो, आप किसी भी लिंग के आधार पर आपका कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। कौन? राज्य। राज्य मतलब भारत सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल, सरकारी कंपनियां, सरकारी कर्मचारी और जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है, वो आपके इस 5 जो आपका बेस है इसके आधार पे, बाकी दूसरे पॉइंट पे आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पे नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस पे देख लीजिए क्या बात किया गया है। स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष उपबंध बनाएगा। अब आप कहिएगा कि सर विधि के समक्ष समानता है, यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान देखा जाएगा, लेकिन यहां बोल रहे हैं तो भाई यहां तो इक्वलिटी नहीं रहा। यहां बच्चे और वुमेन्स जो है यहाँ पे इनको स्पेशल कुछ रिजर्वेशन मिल रहा है ना महिलाओं बच्चों के विकास के लिए। तो देखिए ये भी बहुत डिटेलिंग पॉइंट है कि जब बातें दो कंपैरेटिव इंसान की हो रही होगी, मतलब ऐसा समझिए कि ये आपका कोई एक ग्रुप है, ए ग्रुप का, यहाँ पे बहुत सारे आदमी है, एक ग्रुप है बी और एक ग्रुप है सी। जब कंपैरिजन ए ग्रुप के साथ में ही होगा तो यहां पर समानताएं होगी कानून में, लेकिन या उसी प्रकार अगर बी ग्रुप के बीच के आदमी के बीच में अगर कंपटीशन है या कंपैरिजन है तो यहाँ पे जो कानून होगी वो इक्वल कानून होगी, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समान देखा जाएगा। उसी प्रकार सी के व्यक्तियों के बीच, ग्रुप के बीच में ये कंपैरिजन है। लेकिन अगर ए और बी के बीच में है, यानी कि जैसे जनरल और ओबीसी के बीच में, तो भाई देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं जनरल की और ओबीसी की समान नहीं है, तो यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है। ये चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि ये भेदभाव एक पॉजिटिव वे में लेना है, समझिएगा, नकारात्मक व्यू में नहीं। ये पॉजिटिव वे में इसलिए लेना है कि इसकी जो स्थिति खराब है उसकी स्थिति आपके बराबर तक ले आनी है, ये मनसा है। ठीक है, इस समक्ष, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। चलिए, बाकी इतना डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इतने ही समझ के आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एससी, एसटी एंड बैकवर्ड कास्ट, वही कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 देखना है हमें। तो सब क्लॉज 6 में बोला क्या गया है कि 103 जो संविधान संशोधन किया गया 2001 में, और इसमें यह बोला गया कि जनरल कैटेगरी के जो बंदे हैं और स्पेशल यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन ये रिजर्वेशन भाई किसके लिए है? आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6, तो ये किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर आपको एडमिशन लेना है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या स्कूल हो या प्राइवेट हो, कुछ भी हो, अब वो 10% जनरल कैटेगरी के भी अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत आते हैं तो उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा यहां से। चलिए अगला आर्टिकल देखेंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है, सभी नागरिकों के लिए लोक नियोजन के मामले पर अवसरों की समानता होगी। देखिए लोक नियोजन मतलब क्या है पता है आपको ना? लोक नियोजन मतलब जो भी सरकारी नौकरियां की जो भी भर्तियां मिलेगी, इसमें सभी किसी भी जेंडर के हो, किसी भी जाति कास्ट, सभी को भाई समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 10% जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में मिलता है वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 16 के 6 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत, यानी कि कोई भी छुआछूत जैसा चीज नहीं करना है, मतलब अब नहीं होगी, ये आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी उपाधि जैसे चीजें हैं ये उपाधियों का अब अंत, मतलब कोई ऐसा उपाधि नहीं चले। ठीक है, जैसे राय बहादुर आप लिख लेते हैं, दीवान बहादुर सर, राजा दीवान, ये सब नाम से पहले लगाया जाता था, लेकिन इससे क्या होता है, भेदभाव की स्थिति बनती है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें याद हो रही कि नहीं? देखिए हर आर्टिकल याद करते चलिएगा। आर्टिकल 19 14 से 18 यहां तक क्या है, देखिए अगर आप समझे हैं 14 से 18 तक के सारे आर्टिकल्स को, तो यहां से यहां तक की चीजें क्या है, समानता की बात की गई है। ठीक है, यानी इक्वलिटी की बात की गई है। अगर देखिएगा, अगर उपाधि अगर आपको दिया जा रहा है तो एक तरह से अगर आपको राय बहादुर की जैसी उपाधि दी गई तो भाई एक क्या है, आपके समाज में या उस वर्ग तक अगर आप देखेंगे जहां भी रह रहे उस क्षेत्र में, तो क्या है, एक समानता यहाँ पे नहीं बना हुआ रहेगा।
आप एक ऊपर लेवल पे देखना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह के टाइटल्स नहीं रहेगा। बाकी केवल जो आर्मी वगैरह में जो टाइटल्स चलती है वो चलेंगे, इसमें नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़िए। अब ये हो गया फ्रीडम। अब स्टार्ट होगा फ्रीडम से, यानी कि राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ, राइट टू फ्रीडम आपका चलेगा 19 से लेके 22 तक, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार, 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम। फिर 23 से 24 देखेंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। चलिए राइट टू फ्रीडम की बातें अब हम लोग करते हैं। आर्टिकल 19 में बहुत बात किया गया राइट टू फ्रीडम, यानी कि नेशनल इमरजेंसी में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इमरजेंसी जब आपातकाल जैसी सिचुएशन बन जाएगी तो सबसे पहले आपका कौन सा अधिकार छीना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल भी एनटीपीसी में। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका यही आपका अधिकार छीन लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 में क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आपको अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, यानी। और याद रखिएगा अभिव्यक्ति मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई, झंडा फहराना, मौलिक अधिकार, ये सभी 2002 में आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 का ए में डाल दिया गया था। ये सब याद रखिएगा, पूछेगा किस आर्टिकल के तहत और कौन सा ईयर, तो 2002 भी याद रखिएगा। 19 का सब क्लोज 1 की अगर बात कर लिया जाए तो संगठन और सहकारी समिति बनाने का अधिकार है आपको, ठीक है। कोई भी संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, इसकी आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में अपराधियों के लिए 3 अधिकार, देखिए अपराधियों जो हैं उनको भी 3 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अपराधियों के लिए स्पेशल 3 अधिकार दिया गया है आर्टिकल 20 में। सबसे पहले पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट लॉ, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज में, यानी कि आपने जो भी गुनाह किया भाई 2020 में किया है, लेकिन आज जब आपकी सुनवाई हो रही है तो आज के समय में, आज के डेट में जो भी आपके उस पनिशमेंट के लिए जो कानून, जो सजाएं हैं, उस समय 2 वर्ष की सजाएं थी, अभी इस समय 4 वर्ष है या फिर 1 वर्ष है, तो आपको वही दी जाए। ऐसा नहीं कि आपने 2020 में कोई भी कार्य किया है, मतलब कोई भी ऐसा अपराध किया है तो वहां पे उस समय जो चीजें थी, क्योंकि सुनवाई आपकी 2025 में हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। प्रोटेक्शन ऑफ डुअल जियोपार्डी, यानी ये आपका आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 में है, दोहरी सजा का संरक्षण। देखिए पूछा गया है यहाँ से, आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति को 2 तरह की सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। एक अपराध मतलब एक अपराध आपने किया है और इसके लिए आपको दो तरह की सजाएं आपको नहीं दी जाएगी, इसका मतलब ये, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़िए अब हम लोग। और तीसरा जो अधिकार है आपका आर्टिकल 20 में, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन अगेंस्ट वन सेल्फ, स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण, यानी आपको ऐसा फोर्सफुली नहीं किया जाएगा कि आप स्वयं के विरुद्ध जाके गवाही दीजिए, ठीक है। किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये आपका 3 अधिकार है अपराधियों के लिए। आर्टिकल 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जापान से हम लोगों ने लिया था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू फूड है आपका खाने का अधिकार है, जितना खाइए, सोने का अधिकार है, शेल्टर का अधिकार है, एजुकेशन, याद रखिएगा एजुकेशन का 86 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में संशोधन करके अमेंडमेंट करके 2002 में जोड़ा गया था। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ से शादी वगैरह गर्लफ्रेंड रखने का सारा अधिकार है भाई आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 22 में क्या बोला गया था आपको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि जब अगर आपको कोई भी गिरफ्तारी की जा रही है तो भाई क्या आपके पास अधिकार दिया गया है। तो देखिए एक तो सबसे पहले गिरफ्तारी करने के कारण आपको जानने का अधिकार है, वकील आप करने का अधिकार है, और गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भाई ये क्या बोलते हैं, ये एक्सप्लॉइटेशन के अधिकार के बारे में, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 वेरी वेरी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, ठीक है, मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार से रिलेटेड है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 14 से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना, किसी भी माइंस में, फैक्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, ये आप नहीं करवा सकते 14 से बच्चों का, तो आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, फंडामेंटल राइट्स का आप हनन कर रहे हैं। आर्टिकल 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखने वाले हैं। चलिए धर्म से क्या क्या स्वतंत्रता है अधिकार आपको। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसियंस, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसकी प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स, यानी अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, उसके प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल 21 में रिलीजन प्लेस से जो भी पैसा आएगा वो टैक्स फ्री होगा। अब आगे बढ़िए भाई, अब हम लोग देखेंगे एजुकेशनल और कल्चर से रिलेटेड अधिकार। तो 29 में आपका है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जिसकी जनसंख्या, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी मतलब जिसकी जनसंख्या भारत में 50% से कम है। क्लियर है।
चलिए, जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी अल्पसंख्यक में आते हैं। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी अल्पसंख्यक का शिक्षण संस्थान हो सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक अपने पसंद के शैक्षिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो उसको उसमें भेदभाव करके उनमें कोई अनुदान करेगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि आपको पता होगा AMU यूनिवर्सिटी के बारे में भी, अब इसका अलग हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको बताया भी गया था। सॉरी, ये आपका जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि आपका ब्रह्म समाज आपने पढ़ा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ा था, ये सब पढ़े ना जी। स्वामी विवेकानंद का आपने सुना था, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं NTPC में। राइट टू, और इसका नोट्स भी आपको दे दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैटर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यह आपका मौलिक अधिकार के शोषण के मामले में अगर आपका कोई भी हनन हो रहा है मौलिक अधिकार को, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में साफ साफ मेंशन है। और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 236 में मेंशन है। इसके अनुसार आपको रिट जारी किया जाएगा। रिट कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिए गए हैं। चलिए भाई, 5 रिट है, ये सब देख लीजिए। हैबियस मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेंचुरी, ये सब उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ये होता है आपका मौलिक अधिकार समाप्त। अब चलिए यहाँ से भाई एक क्वेश्चन आपका बन रहा था, मैंने पूरा डिटेलिंग करके इससे बाहर, अच्छा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला आपको कि आपके पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ फटाफट। जो फैक्ट है यहाँ पे नहीं लिखेगा, ठीक है, सुनते चलिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा रफ में ही। देखिए 1215 में आपको क्या आया था? मैग्ना कार्टा आया था, एकदम याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा आया था, पहला पॉइंट। दूसरा, मूल अधिकार का आपको पूछेगा मूल स्रोत क्या है, तो भाई यही इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा, यही मूल अधिकार। कोई भी अधिकार कहीं भी मिल रहा है तो उसका कंपैरिजन मैग्ना कार्टा से ही किया जा सकता है। इसका स्टोरी मैंने आपको बता दिया था, जमींदार और राजा के बीच का जो बंटवारा हुआ अधिकार, राजा की कमी और हुई और जमींदारों के अधिकार में वृद्धि हुई थी, ठीक है। चलिए फटाफट, अमेरिका में हमने अमेरिका से क्या लिया भाई? अपने संविधान में बिल ऑफ राइट जो उनका आया था 17 उनसे ही हमने अपने संविधान में एड ऑन किया है। और इंग्लैंड क्या है, शुरुआत हुई यहाँ से। इसके बाद ये हो गया भाई, हाँ याद रखिएगा 1895 में भारत के संबंध में मूल अधिकारों की पहली मांग, यानी कि जो पहला बिल मौलिक अधिकार से संबंधित 1895 में रखा गया था, जिसका नाम था स्वराज बिल। और किसने रखा था? तो बाल गंगाधर तिलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, 1895 में रखा गया था। पहला मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो बिल था तो यही था भाई आपका, जो स्वराज बिल के नाम से जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखा गया था। उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा भी चर्चा की गई थी 1925 में। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो आया था उसमें 1925 में, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया 1925 में ये बिल आया था, एनी बेसेंट ने तैयार किया था। इस बिल में भी, ठीक है, मूल अधिकार की मांग की गई थी, जिसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट का भी मूल मौलिक अधिकार से मैंने बता दिया। फिर फाइनली 1928, तो आपको पता ही होना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू में भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी, उन्होंने भी मांग किया था नेहरू रिपोर्ट में। और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार देते हैं उसका 60 से 70% नेहरू रिपोर्ट का ही मौलिक अधिकार की चीजें लिखी गई है। ये भी बात पता होना चाहिए आपको। और 1931 में INC का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में, यहाँ पे भी प्रस्ताव रखा गया था मौलिक अधिकार का। बस इतना है। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने मौलिक अधिकार की मांग रखी थी, लेकिन फाइनली इनको नहीं एक्सेप्ट किया गया था। और आपको फिर जो भी चीज़ें हैं आपका संविधान लागू हुआ और कैबिनेट मिशन के तहत फिर आपको वहाँ पे संविधान सारी चीज़ें फिर जो बनी हमारा, उसमें ही हमारा ये फंडामेंटल राइट्स मिला हमें। आपका टोटल कितने 7 थे उस समय जब मिले, फिर राइट टू प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया, वो कहानी आपको पता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो और जो चाहते हैं हमारे साथ ये कंटेंट लेना, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 50 टॉपिक करके जाइए भाई, बहुत मिनिमम फी है। और आप देख सकते हैं सारी चीजें लिखी गई है इस तरह से, सिटीजनशिप की देखिए सारी कहानी लिख दी गई। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।